नेक्स्ट देख लेते हैं 50। ओके, 50 में क्या है? एक्रीड एक्रीड। हार्स और करेक्शन इन टोन। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। एक्रीड मीन्स हार्स आर कोरिजिव इन टोन, बहुत ही ज्यादा कर्कश आवाज वाला। एक्रिमोनियस बहुत अच्छे से आप लोग को पता है, ठीक है। एक्रिमोनियस क्या होता है? एंग्री एंड बी फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग बिटर फीलिंग्स एंड वर्ड्स। जी, इसे बोल सकते हैं यहाँ बहुत ही खरी खोटी सुनाना ना, एक्रिमोनियस। एक्रोबैट क्या होता है? एक्रोबैट एक प्रकार से कला होती है ना, जो रोड साइड रोप पर कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, थाली लेकर के, सॉसर्स और कप्स लेकर के दिखाते हैं ना, कला, वही होता है एक्रोबैट। कलाबाज कहते हैं, जैसे तारों पे लटकते हैं वो झूलते हैं, उनको कहेंगे ना एक्रोबैट। हाँ, जैसे ये रस्सी होती है, यहाँ एक पोल रहता है, यहाँ एक पोल रहता है, एक बच्ची आती है हाँ, अपने रस्सी पे आप को झूलते बैलेंस हैं। करके, हाँ बैलेंस करके इस रोप को क्रॉस कर जाती है। अक्सर ये रोड साइड आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। यही होता है एक्रोबैट। क्या होता है देख लीजिए। एट एन entertainer who performs difficult acts such as a balancing in, जैसा हमने बताया बैलेंसिंग ऑन हाई, थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा, ropes at a circus। दूसरे आप तरीके से देख सकते हैं, एन एथलीट who performs act that need skill, agility and coordination, means option B should be correct। नेक्स्ट आता है एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है? एक्रोनिम मीन्स होता है कि अ वर्ड फ्रॉम फॉर्म जैसे मैं फ्रॉम द फर्स्ट लेटर। हाँ छोटे बड़ बन जाएंगे, यही एक्रोनिम होता है। सर, आपके बैकग्राउंड से ना साउंड आ रहा है, आप ऐसे स्थान पे आ जाएं जहाँ पे सिर्फ आपकी वॉइस आए, आपके बैकग्राउंड की साउंड ना आए ना। ओके सर, ओके। A word formed from the first letters of the words that make up the name of something, option B should be correct। किसी का भी माइक ऑन है, जिसका भी ऑन है प्लीज म्यूट कर लें, क्योंकि बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ पूछना है तो बता दें, आंसरिंग करना है तो ये सोचे कि बैकग्राउंड से साउंड ना आए। एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया फियर वेल नोन है। हाइस्ट। जी, जब हमें ऊंचाई से डर लगता है, ठीक है ना, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स। एक्रोस्टिक, एक मिनट, हाँ, एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक क्या होता है? एक्रोस्टिक मीन्स होता है अ पोम और सॉरी, अ पोम अदर पीसेस ऑफ राइटिंग इन विच पर्टिकुलर, छोटा करते हैं आप लोग को अच्छे से दिखे, ओके, पर्टिकुलर लेटर्स इन ईच लाइन, यूजुअली फर्स्ट लेटर्स कैन बी रीड डाउनवर्ड्स टू फॉर्म अ वर्ड और वर्ड्स, मीन्स ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, एक्रोस्टिक। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्ट। एक्ट मीन्स क्या होता है? एक्ट मीन्स होता है कि टू डू समथिंग, एक प्रकार से परफॉर्म करना, ऐसे समझिए। टू डू समथिंग, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले, फिल्म, फंक्शन, कहीं पर भी एक प्रकार से एक्टिंग करना, एक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्टिविस्ट। जानते ही हैं क्या होता है? एक्टिविस्ट होता है कि जब किसी चीज में वो सक्रिय पार्टिसिपेट करता है ना, एडवोकेटिंग और इंगेजिंग इन एक्टिविज्म, देन कॉल्ड एक्टिविस्ट, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्चुअली। एक्चुअली क्या होता है? someone versed in a collection and interpretation of numerical data, especially someone who uses statistics to calculate insurance premiums, option B should be correct। नेक्स्ट देखते हैं एक्यूमिन। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। एक्यूमिन क्या होता है? द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजन, जिसे बोल सकते हैं कुशाग्र बुद्धि वाला, एक्यूमेन ना। ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है। एड लिब मीन्स, एड लिब मीन्स होता है नॉट प्रिपेयर्ड, जो प्रिपेयर ना हो, प्रैक्टिस्ड ना हो, ठीक है ना, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं एडामेंट। जानते हैं जो रिजिड हो जाए, बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो जाए, डिटरमाइन नॉट टू चेंज योर माइंड। अब हमें जिस चीज पे हमारा फिक्स्ड माइंड हो गया है सो हो गया है। एडॉप्ट। एडाप्ट ना, एडाप्ट क्या होता है? अनुकूलन, एडजस्ट करना, किसी चीज में अपने आप को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। टू एडजस्ट आर टू मॉडिफाई, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। एडिक्ट। एडिक्ट जानते हैं किसी चीज की लत लग जाना, ठीक है। अ पर्सन who is very interested in something and spends a lot of his free time in it। अब पर्सन जैसे इस समय पे क्या चल रहा है, व्हाट्सएप, सॉरी, फेसबुक हुआ,
या क्या कहते हैं यूट्यूब वाले लोग रील देख रहे हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट्स देख रहे हैं ना, वीडियोस देख रहे हैं, वो एडिक्टेड होते जा रहे हैं। अ पर्सन हु इज अनेबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। एडिक्शन, एडिक्शन भी उसी से सिमिलर है। क्या होता है एडिक्शन, देखते हैं। रोमन लॉ ऑफ फॉर्मल अवार्ड बाय अ मजिस्ट्रेट ऑफ अ थिंग और पर्सन टू अनदर पर्सन एज द अवार्ड ऑफ अ डिबेटर टू हिज क्रेडिटर, तो होता है एडिक्शन, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ठीक है, इतना ही रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सेशन के लिए हम लाल सर को इनवाइट करेंगे। थैंक यू ऑल। किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? जी, थैंक यू मैम। Thank you. Thank you, वेलकम man. Thank you very much, man. वेलकम Thank, वेलकम एवरीवन। thank you very much. Am I audible? Good जी evening to all of you. गुड इवनिंग सर, ऑडिबल सर। Yes, sir. Audible, sir. Very good evening to all of you. Good evening, sir. Okay. जी, very good evening. गुड इवनिंग सर। वॉइस प्रॉपरली आ रही है? गुड इवनिंग मैम। यस सर, आ रही है। वॉइस में अच्छा, ठीक, थैंक यू। चलिए हम लोग ग्रामर की कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कुछ जनरल पॉइंट्स को हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया है। आज हम लोग जो है फ्रेज पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और इसमें फिलहाल किस किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ कहाँ पर पहचानने में एक प्रॉब्लम्स आती हैं, इन पर जो है थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि कुछ चीज़ें तो इसमें ऑलरेडी कई बार पढ़ी जा चुकी हैं और पता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब जब तक हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जाता है, बार बार हमको उसको घिसते रहना है, रगड़ते रहना है, ताकि हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड में वो चीज़ें बनी रहें। जी सर। स्क्रीन अगर विजिबल है, वॉइस प्रॉपरली आ रही है, तो एक बार फिर से रिस्पॉन्ड कर दीजिए सो दैट मैं स्टार्ट कर सकूं प्रॉपरली। आ रही है सर, एवरीथिंग इज ओके। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडजेक्टिव फ्रेज से। ठीक है, फ्रेज पर हम लोगों ने इससे पहले भी कई बार डिस्कस कर लिया है। हालांकि फ्रेज जो है क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच हैज अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। अब फ्रेज के साथ साथ में जब एडजेक्टिव फ्रेज पर हम आते हैं, जैसे डिफिनीशन वैसे भी हमने जनरल सेंस में तो उसे खैर बता ही दिया है। एडजेक्टिव फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। देखिए, एडजेक्टिव का जो पार्टिकुलर जो वर्क रहता है, जस्ट लाइक एडजेक्टिव modify any noun or pronoun in a sentence, in the same way adjective phrase also work like an adjective। अंतर कितना होता है, बस केवल इतना ही डिफरेंस होता है कि एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव केवल एक शब्द होता है, जबकि एडजेक्टिव फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। लेकिन जो फंक्शन होता है वो जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव ही करता है, एडजेक्टिव फ्रेज। तो मेरा मानना है कि इसमें पहचानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन कुछ इसका देख ले रहे हैं। देखिएगा, एडजेक्टिव जो टिपिकली डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन, ठीक है, जैसे अभी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हाउएवर समटाइम्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कभी कभी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी होता है या सिंगल वर्ड्स के रूप में भी जैसे एडजेक्टिव होता है। लेकिन जिस तरह से किसी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, इन द सेम वे इसी तरह से एडजेक्टिव फ्रेज वर्क करता है, जैसा कि हम लोग अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बस अंतर इतना ही होता है, जैसा अभी मैंने बताया कि एडजेक्टिव एक वर्ड होता है, जबकि एडजेक्टिव फ्रेज अ नंबर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। एग्जाम्पल में हम लोग देख ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द विजियर वाज वेल्दी सर मैन। अब यहाँ पर मैन से पहले वेल्दी आया है। जी, आपकी डिस्प्ले चलेगी कोई सर प्रॉब्लम क्या है? हमारी? शो हो रही है क्या सर, हो रही है। सभी के साथ है ऐसा हो रहा है? तो हो रही है तो ठीक है सर, आप दोबारा से शायद नेटवर्क इशू रहा होगा, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, तो फिर थोड़ा सा नेटवर्क रेफ्रेश कर लीजिए। ओके, तो जैसे सेंटेंस हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, द विजियर वाज अ वेल्दी मैन। हम सबको पता है वेल्दी एक एडजेक्टिव है जो कि मैन नाउन नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। सेकंड एग्जांपल, द विजियर वाज अ मैन ऑफ अ ग्रेट वेल्थ। अब यहाँ पर ऑफ अ ग्रेट वेल्थ ये क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया जो कि जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव ही वर्क कर रहा है। यहाँ पर अ मैन जो है, इसको जो है इसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो वेल नोन है, इसके बारे में जैसा कि डिस्कस अच्छी तरह से हो चुका है, सभी को प्रॉपरली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख रहे हैं। द मजिस्ट्रेट वाज अ काइंड मैन।
अब यहाँ पर काइंड वर्ड जो है इस मैन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, जबकि दूसरे सेंटेंस में द मजिस्ट्रेट वाज अ मैन विद काइंडली नेचर। अब काइंड का अगर हम फ्रेज बनाएंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बनाएंगे तो विद अ काइंडली नेचर हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है इस तरह से रेज किए जा सकते हैं, किसी भी एडजेक्टिव को दे करके कि इसका जो है प्रॉपर एडवर्बियल एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। या कोई भी एडजेक्टिव फ्रेज दे करके कि इसका प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा, ठीक है, इसको रिप्लेस करने के लिए किस वर्ड से हम रिप्लेस करेंगे, किस एडजेक्टिव से, किस एडजेक्टिवल फ्रेज से हम इसको रिप्लेस करेंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप सभी लोग जो है इसके लिए रेडी रहिएगा। इसमें ये ना हो कि नहीं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ये कैसे हम इसको क्या करेंगे। जब एक्सरसाइज भी इसकी आप लोग जो है देखेंगे तो उसमें इस तरह से किस वर्ड से या किसी एडजेक्टिव से एडवर्ब जो है एडजेक्टिव फ्रेज को हम किससे रिप्लेस करेंगे, उसमें ऑप्शंस आपको कई सारे मिल जाएंगे, जो कि प्रॉपर ऑप्शन आपको चूज करना होगा। ओके, तो विद हम बात कर रहे थे विद अ काइंडली नेचर, ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है जो कि मैन को क्वालिफाई कर रहा है, जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। ओके, कुछ कॉमन जो है कन्वर्जन्स हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि कोई एडजेक्टिव अगर है तो हम कैसे उसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज में हम चेंज करेंगे। अ गोल्डन क्राउन, अब यहाँ पर क्राउन की विशेषता गोल्डन वर्ड यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, लेकिन अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, अब ये मेड ऑफ गोल्ड अगर कर दिया गया तो नंबर ऑफ ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव ही काम कर रहा है। क्योंकि क्राउन यहाँ पर नाउन है तो इस नाउन को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, एक वर्ड से ज्यादा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाएगा। इन द सेम वे अ वाइट एलिफेंट, तो यहाँ पर अ वाइट एलिफेंट, वाइट वर्ड एक एडजेक्टिव है, वाइट विद अ वाइट स्किन, ठीक है, एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन, तो यहाँ पर एडजेक्टिवल फ्रेज है। इसी तरह से डिजर्टेड विलेज, ठीक है, अ विलेज विदाउट एनी इनहेबिटेंट्स, एक ऐसा विलेज जहाँ पर कोई भी निवासी नहीं है, बिना निवासियों का एक ऐसा विलेज, जाहिर सी बात है डिजर्टेड होगा, सुनसान होगा। तो ये जो है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये हमारे एडजेक्टिवल फ्रेज हैं, जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव वर्क कर रहे हैं, विलेज को मॉडिफाई कर रहे हैं। स्पेनिश फ्लैग, तो फ्लैग ऑफ स्पेन, ठीक है, स्पेनिश फ्लैग का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लैग ऑफ स्पेन। तो ये चीज हमारी एडजेक्टिवल फ्रेज है। आई होप एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज में अंतर आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि देख ले रहे हैं, की पॉइंट्स, इनको याद रखने की जरूरत है। हालांकि ये चीजें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से बता दे रहे हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज जो होता है अपनली क्या होता है कि नाउन को या प्रोनाउन को फॉलो करता है, उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है, उसके डिटेल को बताता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। जबकि एडजेक्टिवल फ्रेज का भी उसी तरह से ही वर्क होता है, लेकिन वो मैंने अभी बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, कैन ऑफन आइडेंटिफाइड बाय प्रीपोजिशन ऑफ विद विदाउट, इससे भी आप कीवर्ड से आप इसको पकड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं जो है प्रीपोजिशंस के साथ में वो आगे आपको मिलेगा, ठीक है, ऑफ है, विद है, विदाउट है, ठीक है, और इन है। जैसे अभी हम लोगों ने जो फ्रेजेस देखे हैं, ठीक है, इसमें देखिए ऑफ मिल रहा है, विदाउट मिल रहा है, विद मिल रहा है, ठीक है, तो इजिली इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। ये एक पहचानने की एक अच्छी ट्रिक हो सकती है। खैर पहचानने की और भी तमाम सारी चीज़ें हैं या तमाम तरीके हैं, अपने अपने तरीके से आप सभी लोग पहचान ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कुछ की पॉइंट्स भी अगर याद रखेंगे तो मे भी और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो एडवर्ब फ्रेज है, मैंने पहले ही बताया कि फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जिस तरह से अभी एडजेक्टिव पर हम लोगों ने चर्चा किया, इन द सेम वे जो एडवर्ब फ्रेज होता है, जैसे कि एडवर्ब जो होता है किसी वर्ब, ठीक है, या किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है। इन द सेम वे एडवर्बियल फ्रेज जो होता है, ठीक है, या फिर एडवर्ब फ्रेज कहें, एडवर्बियल फ्रेज कहें, बात एक ही है, तो इसका भी काम बिल्कुल उसी तरह से एडवर्ब की तरह से ही होता है, ठीक है, सेम फंक्शन रहता है। तो हम लोग इसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। हम हाउ से क्वेश्चन करके इसको पहचान सकते हैं, ठीक है, और व्हेन या वेयर से क्वेश्चन करके हम इसको जान सकते हैं कि आखिर ये कौन सा फ्रेज है, ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट। समटाइम्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल एडवर्ब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन आइडिया। अभी मैंने बताया दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, आर नोन एज एडवर्ब फ्रेज। अब यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं, जैसे राम रैन क्विकली, राम तेजी से दौड़ा, क्विकली क्योंकि यहाँ पर एक एडवर्ब है और ये रैन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस हम लोग देखेंगे, राम रैन विद
ग्रेट स्पीड, मतलब राम दौड़ा, कैसे दौड़ा, अगर हम हाउ से इसको हम पूछें वर्ब से क्वेश्चन करके तो विद ग्रेट स्पीड, ठीक है, मतलब ग्रेट स्पीड के साथ दौड़ा। तो ये भी जो है रैन को ही क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा या एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। दूसरे एग्जांपल भी हम देख ले रहे हैं, जैसे ही इज कमिंग नाउ, ठीक है, वो अब आ रहा है। कब आ रहा है, अगर हम इससे क्वेश्चन वर्ब से करते हैं तो नाउ वर्ड जो है वर्ब को चूंकि मॉडिफाई कर रहा है और एक ही वर्ड है तो ये एडवर्ब हो जाएगा। बट ही इज कमिंग एट दिस ए वेरी मोमेंट, वो इसी समय आ रहा है, इसी क्षण आ रहा है, तो एट दिस वेरी मोमेंट जो है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक हमारा एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा, ठीक है, जो कि कमिंग के बारे में बता रहा है, कब आ रहा है उसके टाइम को। अगर हम वेन से इसको क्वेश्चन में क्वेश्चन पुटअप करते हैं इससे तो क्लियर हो जाएगा कब आ रहा है, एट दिस वेरी मोमेंट आ रहा है, मीन्स इसी समय आ रहा है। आगे चलते हैं, इसको हम एडवर्ब से इसी मतलब अगर इस तरह का वर्ड दिया हुआ हो, ठीक है, एट दिस वेरी मोमेंट, तो नाउ वर्ड एडवर्ब से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और नाउ वर्ड अगर दिया हुआ है तो एडवर्ब फ्रेज अगर पूछा जाए तो एट दिस वेरी मोमेंट से हम इसको रिप्लेस करके वहां पर अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुन सकते हैं। वॉइस आ रही प्रॉपरली आप लोगों को, अकेले तो नहीं पढ़ते जा रहे हैं हम, आप लोग तो कोई आ रिस्पॉन्ड ही रही नहीं है दे सर, रहे आ हैं। रही है, आ रही है। आ रही है सर। आ रही है सर आवाज आ रही है आपकी, अच्छी आवाज आ रही है सर। इतना शांति से तो कथा भी नहीं सुनी जाती है। नहीं सर, सर बड़े बहुत अच्छे से आ रही है, बहुत बढ़िया क्लियरिटी है सर, बहुत अच्छा है ना। बहुत अच्छा, ध्यान से सुनिए चलिए सर। ठीक है। बहुत बहुत ही गंभीरता से सुनने लगते हैं आप लोग, तो हमको डाउट होने लगता है कहीं अकेले तो नहीं पढ़ाते चले जा रहे हैं, कोई ना हो यहाँ नहीं पर। नहीं सर, इतना बढ़िया चलिए, टॉपिक चल कुछ रहा है, कॉमन बहुत अच्छे से क्लियर है। थैंक यू जी बिल्कुल। जान लगा कॉमन कुछ सर, जो है हमारे कंजर्वेशन है। जी थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। कुछ कॉमन कंजर्वेशन हैं, जैसे कि ब्रेवली हमारा जो है एडवर्ब होता है, हम सभी लोग जान रहे हैं कि जहाँ पर मतलब जो है एलवाई लगा होता है, ठीक है, तो हम इजीली उसको पहचान लेते हैं कि एडवर्ब है। हालांकि और भी वर्ड्स आपको मिलते हैं, लेकिन जनरली हमको ये मिलता है। लेकिन अगर हम इसको एडवर्बियल फ्रेज के रूप में हम अगर देखें तो इन अ ब्रेव मैनर, ठीक है, हमको लिखना क्या होगा, इन अ ब्रेव मैनर, ठीक है, एक बहादुर मतलब बहादुरीपूर्ण तरीके से, या विद ब्रेवरी, ठीक है, बहादुरी के साथ। क्योंकि विद ब्रेवरी लिखें या इन अ ब्रेव मैनर लिखें तो ये ब्रेवली का क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा, जो कि जस्ट लाइक एन एडवर्ब हमारा ब्रेवली की तरह से वर्क करेगा। इन द सेम वे स्विफ्टली, तो इन अ स्विफ्ट मैनर, कि किस तरह से किसी एडवर्ब को एडवर्बियल फ्रेज में हम चेंज करेंगे, इसको थोड़ा सा माइंड में मेकअप रखने की जरूरत है। इन अ स्विफ्ट, ठीक है, मैनर, या विद स्विफ्टनेस। सून को हम अगर एडवर्बियल फ्रेज में चेंज करें तो बिफोर वेरी लॉन्ग, ठीक है, बिफोर वेरी लॉन्ग मतलब लंबे समय से पहले, ठीक है, बहुत पहले का सेंस ये हो जाएगा कि अभी बहुत जल्दी में, सून शीघ्रता मतलब शीघ्र ही, क्या हाल में ही, या एट एन अर्ली डेट, ठीक है, जल्दी ही। देयर वर्ड अगर मिल जा रहा है एज एन एडवर्ब के रूप में तो एट दैट प्लेस, ठीक है, हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे, एट दैट प्लेस से। या फिर अगर ये पूछ लिया जाए कि इसका एडवर्ब फ्रेज क्या होगा तो एट दैट प्लेस। आई होप यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और उस पर चर्चा हो भी चुकी है, अपने तरीके से उसको डिटेल से मैंने बता भी दिया है, फिर भी जल्दी से एक बार देख ले रहे हैं। देखिए, एडवर्ब फ्रेजेस जो होते हैं, ठीक है, कैन मॉडिफाई वर्ब, ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है जैसा कि अभी हमने देखा है, ठीक, और एडवर्ब को और दूसरे एडजेक्टिव को। लेकिन अब फॉर एग्जांपल जैसे रैन विद ग्रेट स्पीड, अभी हम लोगों ने इससे पहले जो सेंटेंस देखा था, तो ये क्या हो जाएगा, एक एडवर्बियल फ्रेज है, विद अ ग्रेट स्पीड। एडजेक्टिव में किस तरह से गुड फॉर मलेरिया, इवन एंड इवन अदर एडवर्ब के रूप में, डन वेल ऑन द होल। तो यहाँ पर एक एडवर्बियल फ्रेज के रूप में मतलब दूसरे एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, जो वेल एडवर्ब है, तो ऑन द होल जो है क्या हो जाएगा, इस वेल एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किसी एडजेक्टिव को, यहाँ पर इससे पहले अभी जो था तो ये गुड एडजेक्टिव को जो है क्वालिफाई कर रहा था फॉर मलेरिया, ठीक है, और यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था विद ग्रेट स्पीड, जबकि दूसरे में एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसकी जो इसका फंक्शन है तो हम सभी लोग प्रॉपरली फैमिलियर हैं, परिचित हैं। आगे बात करते हैं नाउन फ्रेज की। इसी तरह से जैसे हम लोगों ने अभी इससे पहले चर्चा किया एडजेक्टिव की और एडवर्ब की और एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज की, ठीक है, एडजेक्टिवल फ्रेज की। इन द सेम वे
जो नाउन का हमारा काम रहता है, इसी तरह से नाउन फ्रेज को भी हम लोग उसी तरह से समझ लेते हैं कि वही फंक्शन इसका नाउन फ्रेज का भी रहता है। जैसा कि फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और नाउन केवल एक वर्ड होता है, ठीक है, या एक या दो वर्ड में आपको नाउन मिलेगा, लेकिन जो नाउन फ्रेज होगा वो बिल्कुल नाउन की तरह से ही सेंटेंस में फंक्शन करेगा। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख ले रहे हैं, फिर बाद में एग्जाम्पल्स पर आते हैं। नाउन सर्व्स एज ए सब्जेक्ट, हम सबको पता है, ठीक है, नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में या उसके कम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक है, काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि नाउन जो है सिंगल भी आपको मिल सकता है किसी भी सेंटेंस में, या एक से अधिक वर्ड्स में, मीन्स की ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी मिल सकता है, टू फुलफिल द रोल ऑफ द नाउन, ठीक है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड द नाउन फ्रेज, जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हमको ये नाउन का रोल अदा करता हुआ कि सेंटेंस में जो भी हमको ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, नाउन फ्रेज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख ले रहे हैं, फिर द बॉय वांट समथिंग, लड़का कुछ चाहता है, ठीक, द बॉय वांट्स टू गो होम, अब यहाँ पर लड़का घर जाना चाहता है। तो यहाँ पर जो नाउन फ्रेज है, तो ये मतलब ये विशेषता किसकी बताई जा रही है, किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, ठीक है, तो लड़के के बारे में ही कहा जा रहा है, कुछ चाहता है, ठीक है, घर जाना, या फिर वो घर जाना चाहता है। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, समथिंग जो है एक नाउन की तरह से यहाँ पर यूज किया गया है, क्योंकि वांट्स के बाद में एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर समथिंग एक नाउन के रूप में यूज हुआ है। और सेकंड सेंटेंस में टू गो होम जो आया है ये एक नाउन फ्रेज है, ठीक है, जो कि नाउन की तरह से ही इसका यूज किया गया है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। दूसरा सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, वी होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज, ठीक, सॉरी, ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज। और अगला सेंटेंस है, वी एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर देखिएगा वो आशा करता है, क्या आशा करता है, टू विन द फर्स्ट प्राइज, जीतने की आशा करता है, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में वी एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। अब प्लेइंग क्रिकेट जो है, भले ही क्रिकेट खेलना एक जिरेंडियल वर्ब की तरह, मतलब जो है जिरेंडियल जो है नाउन की तरह से हम यहाँ पर वर्क कर रहा है, लेकिन जस्ट लाइक अ नाउन ही इसका फंक्शन है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी नाउन फ्रेज एक नाउन की तरह से ही वर्क करता है, बस अंतर इतना होता है कि नाउन आपका एक वर्ड के रूप में होता है, जबकि नाउन फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कई शब्द मोर देन टू आर मोर वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हम लोग इसके अगले एग्जांपल्स भी देख ले रहे हैं। अर्ली टू बेड, ठीक है, इज अ गुड मैक्सिम। यहाँ पर क्या है, नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, अर्ली टू बेड। अर्ली टू बेड जो इसका सब्जेक्ट है एक नाउन फ्रेज के रूप में है, क्योंकि अकेला कोई नाउन तो है नहीं, वर्ब से पहले आया है, तो नाउन फ्रेज के रूप में एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर वर्क कर रहा है। टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन। अब यहाँ पर भी देखिएगा, टू विन अ प्राइज, ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट की तरह से रोल अदा कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, इससे पहले आया हुआ, जो कि एक नाउन फ्रेज है। सिंपल सी बात है। तो इसको आई होप हम सभी लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। आगे चलते हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हालांकि इनकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग देख ले रहे हैं। नाउन फ्रेज देखते हैं इसका फंक्शन किस किस तरह से हो सकता है। हम लोगों ने अभी देखा कि नाउन जो होता है तो किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट या एज अ कम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस वर्क करता है, ठीक है। चाहे वो नाउन हो या नाउन फ्रेज हो, जाहिर सी बात है जब जो फंक्शन नाउन का रहता है वही फंक्शन हमारा नाउन फ्रेज का रहता है। दूसरा क्या रहता है कि दे ऑफन बिगिन विद इन्फिनिटिव वर्ब। जाहिर सी बात है कि जो इन्फिनिटिव वर्ब से स्टार्ट होने वाले या फिर जेरेंट से स्टार्ट होने वाली जो भी वर्ब्स हैं हमारी, तो वो एज अ नाउन वर्क करती हैं। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, ये इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस एज अ नाउन आपको फंक्शन करते हुए सेंटेंस में दिखाई दे सकती हैं। तो आसानी से आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एज अ नाउन यूज किया गया है, लेकिन इसका अगर फंक्शन पूछा जाए तो नाउन फ्रेज कहा जाएगा, ना कि कोई नाउन, क्योंकि नाउन फ्रेज का जो फंक्शन रहता है नाउन की तरह से ही रहता है। समरी हम लोग इसको देख भी चुके हैं, बस फिनिश कर रहे हैं क्लास, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज जैसा अभी मैंने बताया, किसी नाउन को, ठीक है, मॉडिफाई करने का काम करता है, ठीक है, जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव इसका वर्क रहता है। ठीक इसी तरह से जो हमारा एडवर्बियल फ्रेज रहता है, तो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, वही फंक्शन हमारा एडवर्बियल फ्रेज का रहता है एडवर्ब की तरह से। इन द सेम वे नाउन फ्रेज हम लोगों ने देख ही लिया है कि जो फंक्शन हमारा नाउन का रहता है
वही फंक्शन हमारा नाउन फ्रेज का रहता है। आई होप ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है जरा सा भी तो बता दिया जाए, तो हम लोग फिर से देख लें ताकि अच्छे से समझ लिया गया होगा सबके द्वारा। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू। Have you any problem? थैंक यू सर। सर थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि हमारा लिटरेचर का है। देखिए, हम सभी लोग जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार आप लोग हमसे जुड़े हैं, इसके पहले जानते कुछ नहीं है। ये पूरा प्लेटफॉर्म इसलिए डेवलप किया गया, आप सब लोगों ने मिल करके इसको डेवलप किया कि डिफरेंट जो कोचिंग्स हैं, वो कोचिंग्स अब दोबारा जाएंगे तो उतने ही पैसे लेंगे आपको, और आपको जो है कोचिंग में जो मटेरियल पढ़ चुके हैं, जो चीज़ें जान चुके हैं, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा की नीड है। हम लोग यहाँ पर जो कोचिंग में आपको ज्ञान मिल चुका है, जिस भी कोचिंग में पढ़े हों, चाहे आप बुकिस्ट नॉलेज लिए हों, सेल्फ स्टडी किए हों, वहाँ से अलग जो चीज़ें कर सकते हैं वो करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। हम लोग जो है यहाँ पर अभी जो लाल मोहम्मद सर ने ग्रामर आपको पढ़ाई, ऐसा नहीं है कि ये रूल आप जानते नहीं, बट ये ग्रामर जो है सीधे सीधे रेन एंड मार्टिन से उठाए हुए पॉइंट है। रेन एंड मार्टिन के कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो वहाँ पर क्लियर नहीं किए गए हैं, समझ में बहुत अच्छे से नहीं आते। अगर आपका बेसिक कहीं से कंप्लीट नहीं है किसी दूसरे बुक से, तो सीधे रेन एंड मार्टिन के कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो समझ नहीं आते। तो उन पॉइंट्स को एक अपनी लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में, कई जगहों पर रेन एंड मार्टिन की लैंग्वेज थोड़ा टफ है, जो बिगिनर्स हैं या जो इंग्लिश मीडियम से शुरू से नहीं पढ़े, उनके लिए समझना थोड़ा टफ हो जाता है। ऐसे ही एमएच अब्रम और काडन में भी। तो यहाँ पर जो भी चीजें आपको दी जा रही है तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बना के दी जा रही है। अब यही नोट्स जो है, जो बड़ी स्टार्ट कोचिंग्स हैं, जो बड़े कोचिंग वाले लोग हैं, वो आपको 5,000, 7,000, 10,000 रुपए में आपको ज्वाइन कराते हैं। और उनका नोट्स भी अगर आप देखिए तो सोर्स कहीं से भी उन लोगों ने लिया हो, लेकिन जनरली नोट्स आप देखेंगे कि उनके यहाँ जो व्यक्ति 2016 में पढ़ रहा था, तो उसके नोट्स और प्रेजेंट में उनके द्वारा दिए गए नोट्स से मैच करके देखिए तो आपको लगेगा कि ये तो सेम ही है। बेहतर था कि हम वही नोट्स ले लेते, फोटोकॉपी कराने की कोई जरूरत नहीं थी। कोई भी आपको चेंज नजर नहीं आएगा। हाँ, 2-3-4 चीजें भले आपको ओरली बता के चेंज करा दी जाए। इवन कई कोचिंग वाले तो आपको ऐसा मिल जाएगा कि 2013 का नोट्स उनका और 2024 का नोट्स एक ही है, जबकि हम सभी को ये पता है कि आयोग का जो पैटर्न है, सिलेबस भले वही हो, लेकिन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी जो लाल मोहम्मद सर पढ़ा रहे थे ग्रामर में, तो आप देख रहे थे कि हर जगह पर एक समरी पॉइंट लिखे हुए थे। आपको किसी भी बुक में रूल मिलेंगे आपको, लेकिन वो रूल का आपको निष्कर्ष नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों ने जो है रूल भी सबमिट किया है, जो भी बुक में रेन एंड मार्टिन के रूल्स हैं फ्रेज से रिलेटेड, वो भी कंसीडर किया है। और साथ में हम लोगों ने जो है ये एक समरी भी दे दी है, और ये समरी ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 2021 से जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो एक डिस्क्रिप्टिव लेवल पे जा रहा है, वो एक कंप्रहेंसिव लेवल पे जा रहा है। जनरली आप सब लोग जानते हैं कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की प्रभावी होने के बाद जो भी एग्जाम्स पैटर्न है वो पेडागोजिकल लेवल पर जा रहे हैं, स्पेशली टीचिंग फील्ड के। तो हमें जो है अब सब्जेक्ट के ज्ञान का एक डेप्थ लेवल पर ले जाना होगा, और साथ साथ में जो है हमें टीचिंग एप्टीट्यूड पे भी फोकस करना होगा। तो हमारे जो नोट्स हैं, जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहे हैं, चाहे जिस भी साथी के तौर, चाहे प्रियांशी मैडम के द्वारा पढ़ाया जाए, चाहे लाल मोहम्मद सर के द्वारा पढ़ाया जाए, इंक्लूडिंग मी खुद भी, तो उन सब चीजों का ध्यान में हम लोग रख रहे हैं कि आगे आने वाला जो एग्जाम है उसमें किसी भी स्तर से कोई भी चूक हम लोगों की होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम के बाद जो है नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करने के लिए लोग पढ़ रहे हैं, ऐसी संख्या तो बहुत कम है।
सब लोग इसी तैयारी में जुटे हुए हैं कि आगे आने वाले एग्जाम में हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। और ये चीज हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी लोग कोचिंग पढ़ते हैं, क्या सभी का सिलेक्शन हो जाएगा? जितने लोग मार्केट की बुक्स पढ़ते हैं, क्या सभी का सिलेक्शन हो जाएगा? आपका जवाब खुद आप अपना निकालिएगा तो सब जवाब आएगा कि नहीं साहब, लगभग 13-14 लाख के करीब में फॉर्म पड़े हैं, वैकेंसी तो हजारों में है, लाखों में तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन तो हजारों में ही होगा, और इंग्लिश में तो सैकड़ों की वैकेंसी है और फॉर्म जो है लाखों में पड़े हैं। तो हमें जो है अपने आप को इस लेवल पे लेकर के आना है कि हम बिलो 100 लेके आए, हम लाखों में न जा करके, हजारों में न जा करके हम 100 के नीचे अपने आप को लेके आए, तब तो सिलेक्शन की जो है और अपनी उम्मीद को बढ़ा सकते हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म जो भी साथियों के द्वारा की जा रही एक्टिविटीज है, ये उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आप अपने आप को एक एक्स्ट्रा नॉलेजफुल बना सकते हैं। मेरा कतई मतलब नहीं है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे ही डिपेंड रहिए, लेकिन इतना जरूर है, जो आपकी कोचिंग की नॉलेज है, जो आपका बुकिस्ट नॉलेज है, उसमें अगर हमारे प्लेटफॉर्म की एक्टिविटीज को ऐड कर लेंगे, तो अगर वहां पर कैपेसिटी आपकी 90 नंबर कवर करने की बन रही है, तो हमारे प्लेटफॉर्म के सहयोग से कम 2-3-4 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 2-3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। सिलेक्शन किसी का जब एक नंबर से रुकता है तो उसके दिल से पूछो। तो एक्टिविटीज सारी फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पैसा नहीं है यहाँ पर, बशर्ते आप सभी लोगों को भी डिसिप्लिन फॉलो करते हुए डेली जुड़ना है टाइम से। कई साथियों का इशू रहता है, रहा है, मैसेज भी आए कि सर टाइम जो है, टाइम हम लोगों ने 9 बजे का रखा था, 9 PM का, फिर साथियों का इशू आया तो उसको आधा घंटा पहले बढ़ा दिया गया, 8:30 बजे रख दिया गया। अब फिर इशू आ रहा है साथियों का, तो ये माना जाए कि सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। चाहे आप 7 बजे कर लो, चाहे 8 बजे कर लो, चाहे 10 बजे कर लो, तब भी सबकी अपनी अपनी समस्याएं होंगी। एक चीज जरूर दिमाग में बनाए रखना चाहिए कि सक्सेस नीड्स पेन, सफलता हमेशा दर्द मांगती है। और अगर आप आसानी से चाहते हो सारी चीजें मिल जाएंगी, तो फिर सफलता की तो डिक्शनरी में ही नहीं है, उसकी डेफिनेशन में ही नहीं है। तो हमारे फैमिली की अपनी समस्याएं हों, जो हमारे फीमेल साथी हैं जो मैरिड हैं, और जिनके पास बच्चों की भी जिम्मेदारियां हैं, उनकी अपनी समस्याएं रहती हैं। ये एक प्राइम टाइम होता है, और इसमें जो है फैमिली में खाना पीना इन सब चीजों का भी बड़ा समय रहता है, बड़ा क्रीमी समय रहता है। तो इन सब चीजों पे थोड़ा मैनेज करना होगा आप लोगों को। इसके पहले थोड़ा मैनेज कर लीजिए, खाना पीने बनाने का, खिलाने का, परिवार वालों का थोड़ा मैनेज आप उस परिवार से कहिए कोऑपरेट करें, क्योंकि जो आप संघर्ष कर रहे हो उसी परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कल सेलेक्ट हो जाओगे, 80,000 रुपए लेकर के आओगे तो आपके फैमिली के लोग खुशी नहीं होंगे, उनके पे जीवन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। भले करोड़पति परिवार से हो आप, लेकिन आपको 80,000 रुपए महीने की नीड है, तभी आप जो है हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हो, तभी किसी कोचिंग में जुड़े हो, तभी जो है मार्केट की बुक्स को पढ़ रहे हो। और उस मिशन को पूरा करने में परिवार वालों का सहयोग लीजिए। आज अगर आप इलाहाबाद दिल्ली जा करके पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तो कम से कम परिवार में अपने रह करके अपने परिवार वालों से सहयोग लेकर के 1 से 1.5 घंटे का समय इतने टाइम निकालिए, लगातार टाइम निकालिए, और एग्जाम तक के हम लोग एक एक्टिविटी करने वाले हैं। और जिस भी कोचिंग से आप जुड़े हैं उस कोचिंग का मटेरियल कतई न छोड़े, पढ़ते रहें। वहाँ की चीजें जो भी वहाँ के सर लोग एक्टिविटीज करा रहे हैं उनमें बराबर पार्टिसिपेट करते रहें, साथ में मैनेज करते हुए हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। यहाँ से चीजें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, क्योंकि हम लोग जो है ये चाहते हैं कि हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, कम से कम ईश्वर उनकी कामना को पूर्ण करे और आगे आने वाले एग्जाम में उन्हें सिलेक्शन जरूर दे। हमारे इस टीम का पूरा प्रयास रहता है, हम सभी का है। आज जो है हम लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे इस टाइम पे डील कर रहे हैं, ग्रामर डील कर रहे हैं, वो के प्रियांशी मैडम पढ़ा रही है, और हिस्ट्री को भी स्टार्ट किया है। तो अल्टरनेट चलेगा, हिस्ट्री और ग्रामर, हिस्ट्री और वोकेब अल्टरनेट चलेगा, ग्रामर डेली चलेगा, और लिटरेचर भी डेली चलेगा। लिटरेचर में जो है चूंकि हम बेस लेकर चले हिस्ट्री का,
तो हिस्ट्री में जहां से लिटरेचर की शुरुआत मानी जाती है, जॉफरी चौसर से मानी जाती है। जॉफरी चौसर हमारे ट्रेंड ग्रेजुएट में नहीं है, ये जो है जीआईसी के प्रेस्क्राइब्ड राइटर हैं। बट हम अगर इंग्लिश की शुरुआत करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं, तो जॉफरी चौसर को इग्नोर करके बहुत आसान नहीं है इंग्लिश को समझ पाना। तो इसलिए अगर ट्रेंड ग्रेजुएट तक ही आप सीमित हैं तो भी जॉफरी चौसर को लाइटली आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो लोग जीआईसी तक के जाना चाह रहे हैं वो जॉफरी चौसर को डीपली जो है पढ़ें। जॉफरी चौसर हम लोग फिनिश कर रहे हैं, बायोग्राफी डील कर चुके हैं। इनके जो लिटरेरी पीरियड हैं 3 पीरियड, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड और इंग्लिश पीरियड, जिसमें जो है हम लोग फ्रेंच और इटालियन पीरियड डील कर चुके हैं। आज जो है हम लोग इंग्लिश पीरियड को जो है डील करने जा रहे हैं और ये इनका लास्ट पीरियड है। और इंग्लिश पीरियड का कुछ मैग्नम ओपस वर्क इनका आ रहे हैं, जिसमें एक मेजर वर्क माना जाता है कैंटरबरी टेल्स, जहां से कई एग्जाम्पल भी आप लोगों को मिल जाते हैं, जिस भी एग्जाम में जाओगे वहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो आज उसको डील करके थोड़ा माइनर वर्क पे चर्चा करके हमारे जो है जॉफरी चौसर का जो टारगेट है हमारा आज जो है फिनिश होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही, स्क्रीन क्लियर है सबको? यस सर। थैंक यू। हम लोगों ने अभी तक के जॉफरी चौसर को पढ़ा है। ये मिडिल एज के राइटर माने जाते हैं। 1339-40 के करीब में इनका जन्म माना जाता है, डेट सर्टेन है नहीं, और लगभग अराउंड 60 ईयर के करीब में इनका लाइफ पीरियड माना जाता है। इनके जो मम्मी पापा रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट नाम हो सकता है जॉन चौसर और जो है एग्नेस कैम्पटन। लंदन में इनका जन्म होता है। और जो इनका स्पाउस रही, पत्नी रही, फिलिप्पा रॉयट, ये भी नाम इम्पॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। बाकी सीधे हम चलते हैं इनके पीरियड पर। एक चीज और इम्पॉर्टेंट इनके लाइफ से रहती है कि ये एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने 3 किंग्स का रेन देखा, एडवर्ड III, रिचर्ड II और हेनरी IV। इनके लिटरेरी पीरियड की बात करें तो 3 पीरियड में इनके पूरे लिटरेरी करियर को बांटा जाता है, फ्रेंच, इटालियन और इंग्लैंड, जिसमें हम लोग जो है फ्रेंच में बात कर चुके, इटालियन बात कर चुके। आज जो है इंग्लिश पीरियड को हम लोग डील करने जा रहे हैं। इंग्लिश पीरियड में जो सबसे इनका इम्पॉर्टेंट वर्क आता है वो वर्क है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स से जो आप जिस भी एग्जाम में जाइए वहां पर एक न एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो ये रहा आपका 3rd पीरियड, इंग्लिश पीरियड, जो कि 1386 टू 1400 के करीब में माना जाता है। इसका जो मेजर वर्क है वो आपके सामने टाइटल दिखा हुआ है, था कैंटरबरी टेल्स। इसमें जो है कई जो है जो टेल्स हैं वो प्रोलॉग और इपिलॉग है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। टोटल इसमें जो है 24 टेल्स हैं और 21 जो है इसमें फिनिश्ड है और 3 जो है टेल्स इनमें जो है मतलब स्टोरीज अनफिनिश्ड मानी जाती है। ये मिडिल इंग्लिश पीरियड का माना जाता है वर्क इनका है। और जो इसका मॉडल है, जो इसका रेफरेंस है, वो कैसियोस का डेकामेरॉन से इसका लिया गया है। द अनफिनिश्ड स्टोरीज किसके किसकी हैं? द कुक्स की और द स्क्वायर की, सर टॉपास, ये सब अनफिनिश्ड है। ये 3 इंपॉर्टेंट है। These 2 tales were prose चौसर से। ये जो 2 टेल्स हैं, टेल ऑफ मेलबी, टेल ऑफ पार्सन, इनमें प्रोज में है। ये किसमें है? प्रोज में है, नॉट वर्स, ओनली प्रोज। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, ये जो है 588 लाइन का है, सॉरी 858 लाइन्स का है। इसमें जो है कई चीजें जो है डिपिक्ट करी गई हैं। द नरेटर जॉफरी चौसर है, इज इन द टाबार्ड इन में ये स्टोरी सेट होती है साउथवर्क में। वहीं पर जो है ये मामला एक होता है, पिलग्रिमेज जो है चलता है, जहां पर वेर ही मेट्स द ग्रुप ऑफ 29 सेंड्री फोक्स हु आर ऑल द वे ऑफ कैंटरबरी, जो सारे कैंटरबरी को जा रहे होते हैं। कैंटरबरी है क्या? साइट ऑफ द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट। थॉमस बैकेट का जो है वो स्थान है जहां पर सब लोग जाते हैं। ये जो वर्क है वो आयाम्बिक, पेंटामीटर और हीरोइक कपलेट में वर्क जो है
लिखा गया है। सेटिंग इस वर्क की जो है अप्रैल माह में इसकी मानी जाती है। ये कुछ जो है नॉर्मल से इसके फीचर्स हैं, बाकी इसमें कैरेक्टर दिए हुए हैं और कैरेक्टर्स के साथ साथ में कैरेक्टर्स तो इसके लगभग जान जाते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं इतने दिन से, लेकिन जो मेजर फैक्ट्स इसके बनते हैं वो इनके बनते हैं टेल्स से। देखिए जो नाइट्स टेल है और मिलर्स, इसमें प्रोलॉग है। कौन सी ऐसी टेल्स है जिसमें प्रोलॉग है, कौन सी ऐसी टेल्स है जिसमें जो है प्रोलॉग नहीं है या प्रोलॉग इपिलॉग दोनों है, कौन सी ऐसी टेल्स है जो अनफिनिश्ड है। जैसे रिव्स जो टेल है और मिलर्स टेल है, इनमें दोनों में प्रोलॉग है। और जब तक कुक्स का जो टेल है उसमें प्रोलॉग है और ये अनफिनिश्ड टेल मानी जाती है। द मैन ऑफ लॉस इंट्रोड्यूस प्रोलॉग टेल इसमें है और ये इपिलॉग भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोलॉग इपिलॉग दोनों है इसमें। द वाइफ ऑफ बाथ्स जो है इसमें प्रोलॉग है। फेयर्स जो द फेयर्स का जो टेल है उसमें भी प्रोलॉग है। द सेमिनर्स का जो टेल है उसमें भी प्रोलॉग है। क्लार्क प्रोलॉग है। बर्चेंट का प्रोलॉग और इपिलॉग दोनों है, इसलिए ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जा सकती है। द स्क्वायर्स इंट्रोड्यूस द टेल, ये अनफिनिश्ड है। स्क्वायर की जो ये टेल है ये अनफिनिश्ड है। द फ्रैंकलिन, ये टेल क्या है, मतलब ये इतनी स्टोरी है। ये माना जाता है कि जो पिलग्रिमेज होते हैं वो चलना जब चालू किए थे तो कहते थे हर व्यक्ति जो है एक स्टोरी सुनाएगा, इससे क्या होगा रास्ता जो है चलने में आसानी होगी और जल्दी ही यात्रा जो है फिनिश हो जाएगी। तो जो भी उनके साथ में लोग थे वो एक एक स्टोरी सुनाते थे। तो वो स्टोरी कौन कौन सी है, वही चीजों से फीचर पे हम बात कर रहे हैं। बाकी इनका वर्क बहुत बड़ा है, वास्ट है। डिटेल में आपको टेक्स्ट में जा करके अगर आप जीआईसी का जा रहे हैं, जीआईसी लेवल पर या असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट में जा रहे हैं तो फिर ये डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा लाइटली ही इन चीजों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। द फ्रैंकलिन प्रोलॉग टेल है। द फिजिशियंस टेल नॉर्मल टेल है। द पार्डोन्स इंट्रोडक्शन प्रोलॉग टेल है ये। और द शिपमैन्स, ये जो रेड वाली है माना जाता है कि चासर की खुद की टेल्स है ये। द प्रियर्स प्रोलॉग टेल है। द प्रोलॉग टेल्स सट टोपाज, ये अनफिनिश्ड है। तो जो अनफिनिश्ड है ये भी इंपॉर्टेंट है। द टेल ऑफ मेलबरी चौसर टेल ये भी मानी जाती है, ये इन प्रोज है, ये प्रोज में मानी जाती है। तो इस प्रकार से 24 टेल्स प्रोलॉग टेल्स, इसमें भी लास्ट वाली में भी पार्सोन्स की, ये भी जो है प्रोज में। 25 चौसर की खुद का जो रिट्रैक्शन मिला करके 24 हो जाती है, लेकिन जनरली 25 ही मानी जाती है। तो इस तरह से जो है ये इनका जो मास्टर पीस है उसका कुछ फीचर्स हैं। अगर जो इनके हम माइन्यूट कुछ वर्क की हम बात कर लें, जो क्योंकि वर्क से ये जनरली एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा वर्क इनका नहीं है। तो बुक ऑफ डचेस है तो पढ़ ही चुके, हाउस ऑफ फेम भी पढ़ चुके, एनिलिडा आर्चेटिया, पार्लियामेंट ऑफ फॉल ये भी पढ़ चुके, ट्रायल्स एंड क्रेसिडा भी पढ़ा, लेजेंड एट गुड वुमेन भी पढ़ लिए, कैंटरबरी टेल अभी हम लोगों ने देखा, टेटिस एंड एस्ट्रोलैप्स ये भी इनका एक वर्क है। ट्रांसलेशन भी कई किया है इन्होंने, फिलॉसफी ऑफ ओकेसियोस की है, ट्रांसलेशन ऑफ रोमांडिला रोजेस जो रोमांस आप पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन चीजों को जानते रहना चाहिए कि ये ट्रांसलेशन इनका है। ये वर्क जो इनके माइन्यूट वर्क है, जैसे कि NABC, ये आपसे वर्क पूछा जा सकता है कि NABC ये वर्क किसका है, तो ये चौसर का है। और दूसरा जो है इनका एक है कंप्लेंट अनटू पिटी, और एक वर्क है आपका द फार्मर्स एज, फॉर्च्यून, जेंटिलेस, ये कुछ ऐसे वर्क हैं। प्रोवर्ब्स, अगर सिर्फ प्रोवर्ब्स तो वैसे हमने जनरा देखा है, लेकिन अगर वर्क पूछ लिया जाए किसका है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बैलेट्स टू रिसेमाउंजे 1477 में इसका प्रिंट हुआ था, बैलेट टू रिसेमाउंडे ट्रूथ, ये वर्क किसका है, ये जो है हमारे उससे वर्ड्सवर्थ साहब से कहीं कहीं रिजेंबल करा सकता है। वोबैनली नोबलनेस, ये कुछ माइन्यूट वर्क हैं जो कि इनके इम्पोर्टेंट हैं। ये ऐसे वर्क हैं जो डाउटफुल माने जाते हैं, इनकी जो ऑथरशिप है क्लियर नहीं है, लेकिन ये TGT या PGT तक के, GIC तक के भी पूछे जाने की उम्मीद कम है, क्योंकि ये रिसर्च लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इनको जानते रहना चाहिए कि ये वर्क ऐसे हैं। अगेंस्ट वुमेन अनकॉन्स्टेंट, अ बैलेड ऑफ कंप्लेंट्स, अ कंप्लेनिंग डी अमारोस, और मिराकल्स ब्यूटी, ये ब्यूटी वो ऐसे ही लिखा जाता था उससे। तो ये वर्क ऐसे जो डाउटेड है, इनकी ऑथरशिप जो है क्लियर नहीं है। तो इस प्रकार से जो चौसर की चीजें हमने पढ़ी आज,
कुछ यहाँ पर कमेंट्स दिए गए हैं, क्रिटिसिज्म है चौसर का लेकर के, जो उनके राइटिंग को लेके लोगों ने कहा। तो लॉवेल का ऐसे कमेंट है, चौसर फाउंड हिज नेटिव टंग इन डायलेक्ट, पहले ही हम लोग कोट करते जनरली, लेफ्ट इट इन ए लैंग्वेज। चौसर ने जो इंग्लिश को जो एक डायलेक्ट के रूप में लिया और इसको अंग्रेजी बना के छोड़ा। तो ये लॉवेल का है, ये कमेंट जो है ये जनरल डोमेन में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चौसर इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश स्टोरी टेलर इन वर्स, वन ऑफ द वर्ल्ड्स 3 or 4 स्टोरी टेलर्स। ड्राइडन, चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जॉन ड्राइडन ने बोल दिया। कोई कुछ कह रहा है? माइक किसी का ऑन है? काइंडली म्यूट योर माइक। माइक आप लोग ध्यान रखा करिए, अगर आप लाइव कन्वर्सेशन में हैं। किसका माइक ऑन है भाई? हमें तो ऐसा लगता है कभी कभी माइक ऑन करके आप लोग जो है ज्वाइन करके दे देते हैं बच्चों को, ऐसा ना किया करिए। विथ ओबिट्स इंडेंडेड गोल्डन एज ऑफ रोमन टंग, तो ये कुछ कमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। ड्राइडन फाउंड इन चौसर्स कैरेक्टर्स हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ये पूछा भी गया है। विलियम ब्लैक का अपने कमेंट्स है, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने आप लोगों को बता दिया, वही चीजें हमने थोड़ा शॉर्ट में और बताई हैं नीचे। तो इस प्रकार से चौसर को हमने बहुत ही लाइटली पढ़ा, इसको ये नहीं कह सकते कि चौसर की स्टडी हमारे यहाँ पर पर्याप्त होती है, क्योंकि ये बिगिनर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के, इनका काफी लिटरेचर है। अगर हम जीआईसी के लेवल पर जा करके इसको पढ़ेंगे या हायर लेवल पर जाके पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा चीजें हमको और देखनी पड़ेंगी चौसर की। लेकिन चूंकि हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चौसर को यहाँ पर डील कर रहे हैं, प्राइमरी मोटिव टीजीटी है, और जो चीजें पीजीटी में पूछ ली जाए, जीआईसी में भी लगभग चीजें कवर हो सकती है, लेकिन पर्याप्त जीआईसी के लिए इतना मैटर नहीं है। इस पे हम फिर कभी जो है जीआईसी के पर्पज से अलग से चीजों को और कवर करेंगे। अभी इतना कवर कर लें और फिर इसको हम जो है वाइट लेवल पर अगले सेशन में या अगले बारी में लेके आएंगे। अब हमारा जॉफरी चौसर का जो यात्रा है वो यहीं पर समाप्त होती है। आगे का जो राइटर है हमारे इलिजाबेथन एज से है। इलिजाबेथन एज में टीजीटी के राइटर भी हैं और जीआईसी में भी पीजीटी में भी हैं। वो एक कॉमन राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, जो कि एक माने जाते हैं कि जॉफरी चौसर ने इंग्लिश की शुरुआत करी, लेकिन उसको लिटरेचर का एक शेप दिया विलियम शेक्सपियर ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर हैं और टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी महत्वपूर्ण है, और बाकी चाहे जिस एग्जाम में जाए उनसे तो कहीं कोई लिटरेचर अछूता है ही नहीं, इंग्लिश का कोई भी एग्जाम नहीं। तो हम लोग जो नेक्स्ट राइटर कवर करने वाले हैं वो है विलियम शेक्सपियर का। तो विलियम शेक्सपियर भी जो है बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, और उन चीजों को आप देखेंगे कि यहाँ पर रिपीटेशन हमारे द्वारा कम किया जा रहा है, जिनको आप पढ़ते पढ़ते अब तक के यहाँ तक के पहुंचे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं मिलने वाली है आपको, जो हो सकता है 10,000 15,000 रुपए जो कोचिंग में आपने दिया है वहां पे भी जो चीजें नहीं मिली है वो यहाँ पर मिल सकती हैं आप लोगों को। तो बशर्ते जो है आप लोगों को कंटिन्यू हमारे साथ में बने रहना है। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लोगों तक के पहुंचा दीजिए, 2-4 लोगों तक के जो नीडी साथी हैं वो भी हमारे तक के जुड़ जाए। डेली जो है आपको लाइव सेशन में जुड़ने के लिए करना क्या है, दिए गए नंबर पर आपको अपना नाम लिख के भेज देना है, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। लिंक डेली आपको शाम को 8:30 बजे मिल जाएगा। जो भी साथी लगातार जुड़ रहे हैं, नियमित हैं, वो अपने भविष्य के लिए सजग हैं, और प्लेटफॉर्म के जितने भी साथी हैं उनका भी मनोबल बढ़ाते हैं। इसके लिए धन्यवाद, आभार। आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं कल एज यूजुअल। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू।